नव कुमार ने उदास गले से कहा। ले आया इनको। ये काशी के विख्यात आदमी हैं, रमेश्वर पांडा। मेरे एक मित्र की माँ इनके साथ जा रही है। उन्हीं से कहा था कि कृपा करके यदि तुम्हें भी अपने साथ ले जाएं, वहाँ तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास पहुँचा देंगे। ये तो जाने को राजी हैं। अगली पूर्णिमा को यात्रा। सत्य के सिर पर का घूंघट नहीं हिला, लेकिन उसकी आवाज़ साफ सुनाई पड़ी। अरे, नहा की पंडा जी को कष्ट दिया है। मैं अभी नहीं जा रही हूँ। नहीं जा रही हो? नहीं, नव कुमार ने जरा गर्म होकर कहा। मगर एकाएक जाने की जब सनक सवार होगी तो फिर ये कहाँ मिलेंगे? नहीं, सो तो नहीं मिलेंगे। उस समय ना हो तो तुम्हें कष्ट करना। ओह, चालाकी। तो ये पहले ही कहना था, इस वजीयत में नहीं पड़ता। आपको मैंने नाहक की कष्ट दिया पंडा जी, ये नहीं जाएंगी। पंडा जी लेकिन इस मामूली सी बाधा से नहीं हिले। काशी धाम की महिमा बताने के लिए बहुत कुछ कहा। सत्य ने विनय के साथ जवाब दिया। बाबा विश्वनाथ ने खींचा नहीं है, यह तो समझ ही पा रही हूँ। जब खींचेंगे तो बिना गए चारा ही ना रहेगा। नव कुमार ने पूछा। अचानक विचार बदल जाने की वजह? सत्य ने अब की भी विनय के ही साथ कहा। सुवर्ण छोड़ेगी नहीं, वह जाएगी तो स्कूल की बड़ी कमाई होगी। नव कुमार तो सदा ही विरह कातर हो जाता है, फिर उल्टे सुर के गीत क्यों गाने लगा। सत्य काशी नहीं जाएगी, यह सुनकर तो उसकी जान में जान आ जानी चाहिए थी। तुनक क्यों उठा? आखिर नव कुमार के भी तो मन नाम की एक चीज है, और उस मन क्या में भी एक तत्व है। सत्य के काशी जाने को सुनकर उसने मन को मना लिया था। सोच लिया था कि इस बीच वह माँ को कुछ दिनों के लिए कलकत्ता ले आएगा। उसके मन में पिता के मरने के बाद से ही कहाँ तो एक अपराध बोध का कोई कांटा गड़ा हुआ है। माँ ने यहाँ आना नहीं चाहा, लेकिन उन्हें महातीरथ काली घाट का दर्शन कराना फर्ज था। जिस कलकत्ता में इन लोगों के इतने साल गुजर गए, वहाँ उसकी माँ एक बार बेग के लिए भी नहीं आई। पहले इस बात की चिंता इतनी प्रबल नहीं थी। दफ्तर के एक मित्र ने जब से धिक्कारा है तब से हुई है। उसके मित्र यह सुनकर अवाक रह गए कि नव कुमार की माँ आज तक कलकत्ते के डेरे पर नहीं आई। नव कुमार की को बीवी प्रस्त कहकर मित्र ने फटकारा। तभी से उसके दिमाग में यह बात चक्कर काट रही थी। यह बात भी घूम रही थी कि माँ को स्वाधीन भाव से रखना होगा, स्त्री के हुक्म पर नहीं। इसके सिवाय भी कुछ मंसूबा है। कुछ शौक पूरा कर लेने का इरादा था जो सत्य के रहते पूरा नहीं हो सकता। जैसे गुड़गुड़ी पीना। दुनिया भर के लोग पीते हैं, एक सत्य का पति ही नहीं पी पाएगा। यह कैसा जुल्म है? सत्य की गैर मौजूदगी में आदत डाल ली जाए और तब उसे बताया जाए कि वैद्य जी ने पीने को कहा था। अब छोड़ने से पेट की गड़बड़ी शुरू हो जाती है, तब शायद इजाज़त मिल जाए। और भी बाजी रखकर ताश खेलना, तकिया लगाए कितने लोग इस खेल से कितनी कमाई कर रहे हैं, मगर यहाँ सत्य की कसम सिर के ऊपर तलवार सी झूल रही है। इतने बाधा बंधन के बीच रहते रहते दम घुटने लगा है। लेकिन बारुईपुर में तो नव कुमार बिल्कुल आज़ाद था। ये सब शौक उसने वहाँ क्यों नहीं पूरे किए? यह भी मनस्तत्व है। उस समय नव कुमार का मनोभाव और तरह का था। उस समय हर वक्त विरह की ही तड़प थी। ऐसा कुछ करने को जी नहीं चाहता था जो सत्य को पसंद ना हो। लेकिन अब उसका मन बदल गया है, खास करके पुलिस वाली उस घटना के बाद। नव कुमार को लगा सत्य दिन दिन नीरस काट हुई जा रही है। अब मानो वह समझ रहा है, पुरुष होते हुए भी वह सदा पराधीन है। सत्य की इच्छा अनिच्छा, सत्य की रुचि अरुचि, उसकी त्योरियों पर बल भय ने मानो उसे एड़ी चोटी से बांध रखा है। क्यों बाबा, कोई तो इतना बंधा हुआ नहीं है। यही तो मुखर्जी बाबू, कैसा मिजाज, कैसा रौब। बेचारी सौदा दी बुढ़ापे में उनकी गृहस्थी करने आई, तो भी यह सब झेलना पड़ रहा है, मन रखकर चलना पड़ता है। उन्हीं के यहाँ तो ताश का उतना बड़ा अड्डा है। सौदादी डब्बा डब्बा पान लगाकर अड्डे पर भेजती रहती है, नाराज तो नहीं होती। नव कुमार यह सोच भी सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए नव कुमार का मन ललचा रहा था। सत्य की आड़ में शुरू तो कर ले, मगर सत्य ने सब गुड़ गोबर कर दिया। और उसका कारण भी क्या? स्वर्ण के स्कूल का हर्जा। पंडा के चले जाने के बाद नव कुमार ने फिर कहा, मित्र के आगे इज्जत नहीं रहेगी मेरी। वजह सुनने से वे मुझ पर धूल झाड़ डालेंगे। सत्य हंसी बोली, धूल झाड़ फेंकना आता हो तो धूल लगी नहीं रहती। इसके बाद नव कुमार असल बात पर आए। मैं पूछता हूँ, बेटी को विद्यावती बनाकर होगा क्या? तुमसे भी बढ़कर होगी, यही ना? गांव की पाठशाला में ही पढ़कर अगर माँ का यह मिजाज हो सकता है, तो कलकत्ता शहर के फैशनेबल स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का क्या होगा? यह तो दिव्य चक्षु से देख ही पा रहा हूँ। सत्य ने भी हंसमुख होकर कहा, तुम्हारा ऐसे दो दिव्य चक्षु हैं, यह तो मैं नहीं जानती थी। अच्छा यह तो कहो, उन चक्षुओं से और क्या क्या देख रहे हो? अच्छा मैं मरूंगी कब, यह तो कहो।
हर बात को मजाक में उड़ा देने से नहीं होता। नवकुमार झुंझला गया। वही गुस्सा गुस्सा भाव बना रहता है। सत्य ने जब यह प्रतिज्ञा की कि अब गुस्से को गुस्साई नहीं बनूंगी, तो उसके पति ने उल्टी प्रतिज्ञा कर ली। गुस्से का यह सिलसिला कब तक चलता पता नहीं। एक दिन एक अप्रत्याशित घटना घट गई। सांझ को सौदा दी एक घटकी को ले आई। नाचती नाचती ही आई। कही, लड़कों को ब्याह करोगी बहू? सत्य आसमान के ऊपर से नहीं गिरी। वह हर घड़ी इस आक्रमण की आशंका से काटा हुई ही रहती है, इसलिए होशियारी से बोली, पढ़ना लिखना खत्म हो जाए तो करूंगी। सौदा ने झुंझलाई से स्वर में कहा, तेरे लड़कों का पढ़ना लिखना कभी खत्म भी होगा, इसका तो मुझे यकीन नहीं। ब्याह की उम्र तो उनकी पार होने लगी। बड़ा तो 3 पास करके निकला, उसे दम भी नहीं मारने दिया और वकालत पढ़ने में जुटा दिया। छोटा भी इम्तिहान दे ही रहा है, इसे भी निकलते न निकलते कहाँ दाखिल करा दोगी? तुम ही जानती हो। तो क्या सिर सफ़ेद करके लड़की के शादी के पाक बांधेंगे? सत्य ने हंसकर कहा, लगता है बहुत बिगड़ गई हो ननद जी, लेकिन सोच देखो, आय उपाय का तो कोई रास्ता देखे बिना ब्याह कर देना ठीक नहीं। सौदा, नव कुमार के घर में क्या इतनी कमी पड़ी है कि लड़के का उपाय नहीं होंगे तो बहुओं को भात नहीं मिलेगा? कहा, माँ होकर सत्य ने ऐसी बेहया बात कही कैसे? उसकी बात जोर के साथ बोली, यह सब में मियाना छोड़ो, मैं घटकी ठकुराइन आई है, ये जो कह रही है मन देकर सुनो। 2 लड़कियां इनके हाथ में है, वंश अच्छा है, दान दहेज अच्छा देगा, लड़कियां देखने में सुंदर है। एक ही साथ दोनों को तय कर लो और फिर मेरी मामी बुढ़िया की सोचो, बेचारी की एक साथ तो पूरी होगी। नव कुमार से अब अंदर नहीं बैठा रहा गया। वह बाहर निकला, बोल उठा, पागल की अनुमति लेकर काम करना हो तो दुनिया का सारा काम कारोबारी ठप पड़ जाए। सौदा दी, तुम घटकी ठकुराइन से लड़कियों का अता पता देने को कहो, हम लड़की देखेंगे। सत्य की प्रतिज्ञा है, गुस्से का गुस्साई अब नहीं बनेगी, इसलिए मुस्कुराकर घूंघट को जरा खींचते हुए धीमे से कहा, फिर क्या पूछ रहे ननद जी, जब खुद घर के मालिक ने ही जिम्मेदारी उठा ली। सौदा के सामने दोनों का आमने सामने बोलना जचता नहीं, इसलिए सौदा ही माध्यम रही। नव कुमार ने कहा, मजाक नहीं सौदा दी, लड़कों का ब्याह मैं जल्दी ही करूंगा। ब्याह की उम्र होने की क्या बात है, उम्र तो कब की हो चुकी। अपनी बहू से यह भी तो पूछ देखो, बुढ़े हाथी होकर ही हो जो ये लड़की फूटी पाई भी घर में नहीं ला रहे हैं। यह गलती क्या लड़कों की है? उनकी माँ ने ही उन्हें नौकरी करने नहीं दी। मैं अभागा जब जब नौकरी का खोज ले आया, इसने ना कर दिया। अजी तुम्हारी बहू के बेटे जज, मैजिस्ट्रेट, वकील, बैरिस्टर होंगे? सौदा ने समझते हुए के सुर में कहा, सो क्यों नहीं नेबू, कर्म ने लिखा होगा तो ठीक होगा। आखिर यह सब आदमी के ही बेटे तो होते हैं, आसमान से थोड़ा ही टपकते हैं। लेकिन उससे ब्याह में क्या अड़चन आती है? तो मैं घटकी ठकराउन से कहती हूँ बहू। सत्य ने निर्विकार होकर कहा, तुम कहती हो तो उसके ऊपर मैं क्या कहूँ? तुम माँ हो, तुम नहीं कहोगी? सत्य ने मुंह उठाकर कहा, यदि मुझसे पूछो तो मेरा ख्याल था पहले पास कर ले। अब की घटकी खनखना उठी। हाय राम, बहुएं आकर क्या तुम्हारे बेटों की कापी किताबियाँ फाड़ डालेंगी? मैं जैसे तैसे घर के बारे में नहीं पढ़ती। ये घटाल के मुखर्जी हैं, कितना बड़ा बुनियादी खानदान है, चांद सूरज इनके घर की बहू बेटियों की शक्ल में नहीं देख पाते। सत्य ने जरा मुस्कुरा कर कहा, ननद जी, घटकी ठकुराइन से कह दो, उनको लड़कियों के बारे के लिए और भी बहुत बुनियादी खानदान के लड़के मिल जाएंगे। हम उनके लायक नहीं हैं। मैं तो ऐसी लड़कियां चाहती हूँ जिन्होंने चांद सूरज का मुंह देखा हो। भाई बहन दोनों जने एक साथ चौंक उठे। मतलब? तो फिर साफ ही बताऊं, मैं थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की चाहती हूँ, यदि स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का पता हो। नव कुमार ने जैसे छिटक कर कहा, क्या कहा? बेटी को विद्यावती बनाकर मुराद नहीं पूरी हुई जो अब बहू भी वैसी लाओगी? किस लिए? बहू आकर तुम्हारे लड़कों को पढ़ाएगी? ठकुराइन जरा दबी हंस हंस कर बोली, आहा, वह तो पढ़ाएगी बीवी। बीवी से पढ़ाई रटे बिना आज के बाजार में कौन सा मर्द आदमी गिना जाता है? आजकल तो बीवी ही मास्टर है, उसी मास्टर का सबक सिर आंखों पर। लेकिन मेरे हाथ में ऐसी मास्टर लड़की नहीं है। ये बिल्कुल नवाबी युग के बुनियादी वंश के हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा ही और है। तो अब करना क्या है? चले? घटकी के साथ साथ सौदा भी विदा हुई। रास्ता महज एक ही गली पार करने भर का है, तो भी सांझ के बाद अकेले जाना ठीक नहीं। अभी नहीं जाती तो नवकुमार या किसी लड़के को पहुंचाने के लिए जाना पड़ता। उनके चले जाने के बाद नवकुमार जैसे फट पड़ा। घर का आखिर क्या बनना चाहती हो तुम? विद्या का वृंदावन? लड़कों की इतनी विद्या से काम नहीं चलेगा, जब बहुओं को भी ऐसी विद्या चाहिए। सत्य ने धीरे से कहा, इतने शोरगुल से क्या काम? लड़के घर में पढ़ रहे हैं, तुम्हारी आवाज से तो 2 तल्ले तक पहुंच रही है। हाँ,
यह कह दूं, यदि मेरी राय मेरी इच्छा की पूछो तो कहूंगी आंधी कानी बहू नहीं चाहिए। आंधी कानी? और क्या, जो एक अक्षर नहीं पहचानती वह अंधी ही है, आंख रहते हुए भी अंधी। सत्य की इस राय के बाद घर में एक जोरों की आंधी आई, गुस्से के साथ साथ हंसी की भी। नव कुमार सबको बुला बुलाकर सत्य की इस अंधी शब्द की व्याख्या सुनाने लगा। निताई, निताई की स्त्री, मुखर्जी बाबू, उनकी मरकर बची छोटी बहू, उनकी बड़ी लड़की, सभी इस नई व्याख्या के रस से खुश होकर हंसी मजाक करने लगे। एक सौदा ही सहसा स्तब्ध हो गई। निश्वास फेंककर बोली बहू। बहू ने गलत बात नहीं कही नींबू, आंख रहते अंधी। तेरी सौदा दीदी को ही अगर चिट्ठी लिखने का शौक रहा होता तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। खैर, कलकत्ता में स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों का अभाव नहीं होगा। मैं किसी दूसरे घटक को पकड़ती हूँ। गर्ज की भतीजों की विवाह नौका की पतवार वह अब अपने हाथ में लेकर ही रहेगी। खवैया के बिना नाव बेकार ही रही है। तुड़ू ने भी यह बात सुनी। वह आशा का सपना देखने लगा, क्योंकि उसके सभी सहपाठियों का विवाह हो चुका है। दो एक बच्चे के बाप भी बन बैठे हैं। बीच बीच में उसने सोचा है कि आखिर उसकी शादी की बात क्यों नहीं चल रही है। मुन्ना ने लेकिन हिम्मत की बात कह दी। कही अवश्य फुआ से बोला, दादा का ब्याह होता है तो हो, मुझको लेकर खींचतानी ना करना, मैं इन बातों में नहीं हूँ। सौदा ने झनक कर कहा, नहीं है, तू सन्यासी बनेगा क्या? मुन्ना बोला, क्या होऊंगा सो नहीं मालूम। सांप भी हो सकता हूँ, बैंग भी हो सकता हूँ। बैंग का मतलब होता है मेंढक। गले में गंध मादन लटकाए कुछ भी नहीं हुआ जा सकता, यह मैंने देख देख कर सीख लिया। तूने इतना कहाँ सीखा रे? रात दिन तो किताब लिए पड़ा रहता है। वही, उसी में से सब देखा है। सौदामणि ने सोच लिया, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दो ही तो कुल लड़के हैं, 2 बार धूमधाम होगी। पहले बड़े भाई का ब्याह हो ले, खूबसूरत सी बहू आ जाए, फिर देखती हूँ सन्यासी रहने के साथ कैसे रह जाती है। सौदा उसी खूबसूरत की ताक में लगी रही। लड़का लेकिन 23 का हो गया। उसके लायक लड़की चाहिए तो 12 साल से कम की क्या होगी। उतनी बड़ी लड़की सुंदर मिले मुश्किल है। सुंदर लड़की पड़ी थोड़ी ही रहती है। सौदा फिर भी कोशिश करती रही। कोशिश से बाघिन का दूध मिलता है, साधना से भगवान। 2-4 को देखते देखते तुड़ू को बहू भी मिली, 12 साल की, देखने में सुंदर और पढ़ना लिखना भी जानती है। मेमो के स्कूल में 3-3 साल पढ़ी है। अब सत्य कैसे ऐतराज करेगी? सत्य ने ऐतराज नहीं किया। वह अपने बड़े लड़के का मन समझ रही है। आपत्ति दूसरी ओर से आई। आपत्ति आई एलोकेशी की तरफ से। बड़े लड़के की शादी घर पर होना ही उचित है, सभी जानते हैं। यही सब इंतजाम करने के लिए 10 दिन की छुट्टी लेकर नवकुमार गांव गया। सुवर्ण को साथ ले गया। सुवर्ण गिड़गिड़ाने लगी। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं। सत्य नहीं चाहती थी लड़की इतने दिनों के लिए दूर रहे। फिर तो पढ़ाई गई, 10 दिन यूं ही बीतेंगे, फिर उसके भैया का ब्याह। लेकिन ना करना कठिन था। नवकुमार शायद कहे, ईर्ष्या से तुम बिटिया को अपनी दादी के पास नहीं जाने देती। इसलिए उसने हंसकर कहा, तो जा, पेड़ों के आम खा खा कर मोटी ताजी होकर आना। याद रखना, भैया की शादी में खूब खटना पड़ेगा। नवकुमार ने कहा, सुनो, बिटिया को वह घाघरा बागरा मत देना, और जो कपड़े हैं वही दो। सत्य ने इस सलाह को समीचीन माना। नतनी को घाघरा पहने देख एलोकेशी फजीहत करेंगी, सो माँ की पुरानी नीलांबर जामदनी पहनकर अपनी साड़ियाँ जोती ले देकर स्वर्ण बड़े उत्साह के साथ बाप के साथ रवाना है। और यही शायद काल हो गया। घर में कदम रखते ही आफत आ गई। साड़ी में लिपटी नतनी को देखकर एलोकेशी बोल उठी, बेटे की ब्याह तो बड़ी तैयारी कर रहे निम्बुआ। मैं पूछती हूँ, इतनी बड़ी बेटी को घर में पोसकर कोई बेटे का ब्याह करता है? एक दूसरी महिला भी सभा को जगमगा वहां बैठी थी। चीनी चीनी करके भी चीन नहीं पा रहा था नवकुमार। नहीं पहचान सका। वह भी बोल उठी, छी, नींबू की इतनी बड़ी लड़की, हाय राम! और नींबू लड़के के ब्याह की चिंता में पड़ा है। एलोकेशी ने बहू की मनमानी और फिर बेटे की भड़वा वाली हालत की तीखी आलोचना करके कहा, मैं तुझसे यह कह रखती हूँ मुक्ता, उस बहू की बदअकली से ही इस खानदान के 14 पुरुष नरक में जाएंगे। नवकुमार ने समझाने की कोशिश की, बच्ची की उम्र ही कितनी है, बहुत तो 8 साल। बनावट जरा माँ जैसी है, इसलिए लड़के की उम्र बल्कि ज्यादा हो गई है। दोनों महिलाओं के जोर गले में वह कहना ना टिका। उन्होंने कहा, इस लड़की की उम्र 8 साल है, कोई आखिर घास खाए तो नहीं खाता? ताज्जुब है। एलोकेशी नतनी के जन्म का समय भूल गई। नाती की आयु 23 हो गई, यह भी नहीं मानना चाह रही थी। जरा देर बाद नवकुमार को पता चला वह स्त्री उसकी सखी माँ की लड़की मुक्तकेशी है। कुछ दिनों के बाद माँ के पास से आई है।
बेचारी स्वर्ण सोच रही थी, आते ही अमरूद के पेड़ पर चढ़ेगी, पोखरेगी और भागेगी, टोले में घूमेगी, फूल तोड़ेगी, लेकिन उसकी जगह ऐसी ऐसी बातें। सक पकाई खड़ी रही बेचारी। आखिर एलोकेशी ने राय दी, लड़के का ब्याह कर रहे हो करो, पर जी जान से लड़की के लिए दुल्हा खोजो जिसमें से एक ही यज्ञ में दोनों हो जाए। खोज देकर लड़की को घिन्नी ना कहेंगे लोग बाग। मुक्तकेशी ने बड़े उत्साह से कहा, इस लड़की के लिए दूल्हे की कठिनाई नहीं होगी सखी माँ। लड़की तो रूप की रानी है, आज कहे तो कल मिल जाए, मैं देखती हूँ। लेकिन ऐन इसी वक्त वज्रघात हुआ। स्वर्ण बोल उठी, अभी ब्याह? माँ बाबूजी को मार नहीं डालेगी? मैं अभी अभी नई क्लास में। बात ही नहीं पूरी हो पाई, एक तीखा आंत्रनाद आंधी का आवेग लिए स्वर्ण पर टूट पड़ा मानो। क्या कहा? क्या कहा? माँ बाबूजी को मार डालेगी? हाय रे नींबू, यह सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं आई रे? अरे मुक्ता, एक लोटा पानी लाकर मेरे माथे पर डाल, नहीं तो मेरा तालू फट जाएगा। तू जरा देख तो, कामरूप कामाख्या की किस ड्रायन बहू के हाथ अपने इकलौते बेटे को सौंप कर बैठी हूं मैं। माँ के इस आक्षेप से नव कुमार ने और कुछ नहीं सूझा और बेटी के गाल पर तड़ाक से एक थप्पड़ जमा दिया। लड़के की शादी के लिए उसका मन तैयार नहीं था, लेकिन उसे तैयार कर लेने के बाद उसने अनुभव किया, खुशी सी भी लग रही है। लड़के का वह पुलक छिपाया लाजुक सा मुखड़ा बड़ा कौतूहलजनक था। बीच बीच में ब्याह संबंधी एक एक बात छोड़कर सत्य उस पुलक को देखने और मन ही मन हंसने लगी। सत्य के मन पर उम्र का जो भार जम उठा था, उसमें से कुछ साल झड़ पड़े क्या। उसके इधर के बुझे बुझे से तीते दिन मानो दब गए। मीठे कौतुक से चंचल हो उठे दिन की शक्ल, रात की चिंता। ब्याह की तैयारी के साथ साथ वह यह भी सोचने लगी कि नाते की ऐसी भी कोई तो नजर नहीं आ रही है जो फूल सज्जा के लिए ताक झाक करे। सत्य से तो नाता ही बड़ा भयंकर है। एक बारगी माँ का नाता। तो भी यह सोचती रही, बरईपुर के जिस कमरे में दुल्हा दुल्हन की फूल शैया होगी, उस कमरे के खिड़की दरवाजे में छेद करके रखना होगा। वह छेद क्या किसी के काम नहीं आएगा? सत्य के नैहर से बहुत तेरे लोग तो आएंगे। इसी खुशी से मन उमंगता रहा। पहली संतान यदि लड़की होती, हुई भी तो थी, नहीं रही, नहीं तो उसका शादी ब्याह कब का हो गया होता। सत्य तो सास भी बन गई होती, लेकिन वह नहीं हो सका। इतने दिनों के बाद सत्य का यही पहला कारज, और वह कारज कन्यादान से उदार पाना नहीं, लड़के का ब्याह है। लड़के के ननिहाल से सबको लाए बिना वह नहीं मानेगी, किसी को कोई उज्र नहीं सुनेगी। नवकुमार ठीक इसी समय चला गया, नहीं तो अभी ही सत्य न्योता लिखवा लेती। दिन तय करके पक्का न्योता भेजने से पहले चिट्ठी से सूचना देना ही चाहिए। बेटे का ब्याह है, कम से कम 5-7 दिन तो सबको रहना ही पड़ेगा। शारदा को तो जरूर ही आना पड़ेगा। बड़े भैया की दूसरी स्त्री को भी नहीं कहने से अच्छा नहीं दिखेगा। रासू के दूसरे भाइयों की भी शादी हो चुकी है, उन्हें भी कहना जरूरी है। नई दादी जी अभी सुहाग का सिंदूर पहने मौजूद है, कुछ नहीं तो बैठी बैठी अहिवाती लक्षण तो कर लेगी। माँ के लिए सत्य के एक निश्वास छूटा। उन लोगों से कितनी छोटी थी माँ, लेकिन कितने दिन हो चुके गुजर गई। आज यदि माँ होती। जरा देर चुप बैठी रही, फिर मन ही मन फहरिस्त तैयार करने लगी। नैहर में बाल बच्चों की संख्या कितनी है, किसके कितने बच्चे हैं, सत्य को यह भी ठीक ठीक नहीं मालूम। इसके लिए वह मन ही मन शर्मिंदा हुई। सोचा, इसी होशियारी से लिखना होगा कि कोई उसकी इस अज्ञता को पकड़ नहीं सके। तुड़ से हंसी मजाक करने वाली एक है, वह है बड़े भैया के बड़े बेटे छन्नू की स्त्री, जिसके ब्याह में सत्य को ले जाने के लिए रासू ने बहुत कहा सुना था। लेकिन सत्य की हालत उस समय शोचनीय थी। स्वर्ण की पैदाइश के ठीक बाद की बात। सत्य लगभग शय्याशायी थी, जाने का साहस नहीं कर सकी। इसके अलावा मन में भी वह उत्साह नहीं था। बड़े भैया और भाभी जरूर उस बात का ख्याल नहीं करेंगे। सत्य के वो सचमुच ही चाहते हैं। उस बात को सोचते सोचते हठात एक अप्रासंगिक बात याद आ जाने के बाद अपने आप ही हंस उठी सत्य। याद आ गई शारदा के कमरे की जंजीर लगा देने की बात। वास्तव में सत्य उस समय कितनी बुद्धू थी। बाद में शारदा ने इस बात के लिए एक दिन मजाक किया था। जिस साल पहले बच्चे के होने के समय शारदा जाकर नैहर में बहुत दिनों तक रही थी, उस समय शारदा
उम्र का फर्क उतना नहीं लेती थी, भाभी ननद का ही नाता लेती थी। शारदा ने कहा, अरे बाबा, देखूंगी देखूंगी, तुम्हारा एक बग्गा स्वभाव रह कैसे जाता है। यह दुनिया ऐसी चक्की है ना कि मूंग मसूर अरहर चने को एक ही साथ पीस डालती है। दुनिया ने सत्य को आखिर पीस ही डाला। बीच बीच में सत्य स्वयं ही सोचती है, लेकिन मन उद्वेल है। यह सब चिंता भी ठहर नहीं पा रही है। अभी सत्य सोच रही है, नित्यानंदपुर की दुनिया कितनी अच्छी थी, वहाँ अब पिताजी नहीं है। नेड़ू की सोच करके भी दुख होता है, जाने अब कहाँ है वह। वही जो उस बार आया, कई दिन रुककर ममता बढ़ाई और चला गया, उसके बाद से लापता। कौन कहेगा कि पढ़ने से जी चुराने वाले उस निरह से लड़के में वैसा एक घर छुड़ाने वाला खामख्याली मन छिपा था। नित्यानंदपुर की खबर सत्य को बीच बीच में बड़े भैया की चिट्ठी से मिल जाती है, देर देर से अवश्य। जब जी बहुत ही कैसा तो करने लगता है, तब वह रासू को लिखती है। रासू बड़ा मुख्तसर से लिखता है, लेकिन समाचार देता है। रामकली तो पत्र का उत्तर ही नहीं देते। एक ही बार सिर्फ लिखा था, चिट्ठी ना मिले तो दुखी मत होना। यह नहीं लिखा कि चिट्ठी आखिर किस वजह से नहीं मिलेगी। सत्य समझती है, जानकर ही वे चिट्ठी नहीं लिखेंगे। माया से अपने को मुक्त कर रहे हैं। जो भी हो, बेटे के ब्याह में एक बार चरणों की धूल देने को उनसे जरूर कहूंगी। आपका आशीर्वाद पाए बिना तो इनका ब्याह ही बेकार है। बेटे के ब्याह को उपलक्ष्य करके सत्य के चित्त समुद्र के नीचे की बहुतेरी लहरें ऊपर आ रही हैं। धूल की परतों में दबी बहुत सारी स्मृतियां उभर रही हैं। पुन्नू कभी सत्य की जिगरी मित्र थी। यह बेशकीमती बात भी सत्य मानो भूल सी ही रही थी। किस जमाने से जाने कब से उससे भेंट नहीं हुई। बहुत ज्यादा दूर भी तो नहीं रहती। उसकी ससुराल श्रीरामपुर में है। नाव पर सवार होने भर की देर है, तुरंत पहुंचा जा सकता है। पर सत्य ने भी कभी जाने की नहीं सोची, पुन्नू ने भी कभी आने की नहीं सोची। सत्य नहीं सोच सकती है। पुन्नू की ससुराल कुटुंब का घर हुआ, ढेरों लोग हैं, बिना किसी मौके के जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन सत्य के डेरे में तो अड़चन नहीं है। काली दर्शन के बहाने तो पुन्नू कभी आ सकती है। बात दरअसल यह है, गृहस्थी आदमी को दबा डालती है, खास करके स्त्रियों को। उसके अंदर की सारी मधुरता, सारी कोमलता सबको मानो घिसकर भोतरी बनाकर, सुखाकर गर्द बनाकर छोड़ देती है। नहीं तो पुन्नू के विधवा होने की बात भी सुनकर उससे मिलने नहीं गई। तुड़ू ने ब्याह में पुन्नू को लाना ही पड़ेगा। मन उसका एकाएक चंचल हो उठा। दवात, कलम और कागज लेकर पुन्नू की चिट्ठी लिखने बैठ गई। आदर का संबोधन ही किया, जो भी हो फुआ है। तुड़ू के ब्याह की बात लिखा, बेटे की बहू लड़कियों को जरूर से लेकर आए। सम्मति पत्र मिलते ही मैं आदमी भेजूंगी। आदमी तो भेजना ही होगा, नहीं तो दूर के कुटुंब माने क्यों लगे। सामाजिकता में निताई का कोई मूल्य नहीं है। चिट्ठी लिखी ही गई, मगर डाक में नहीं डाली जाएगी। नवकुमार अभी है नहीं, उसे दिखाए बिना इतना मालिकाना ठीक नहीं। हाँ, सत्य जाबाज है, मगर इन नियमों को मानती है। नित्यानंदपुर में उसने सबको आने के लिए लंबी चिट्ठी लिखी है जरूर, लेकिन मूल पत्र तो नवकुमार से ही लिखाना होगा। न्योता तो घर के लोगों को करेगी, लेकिन किस किस के खास तौर से लिखना होगा, सत्य ने इसकी एक सूची तैयार कर ली। ऐसे काम में लिखा पढ़ी में जितना हो सके उतना ही अच्छा। कहीं किसी का नाम छूट जाए तो शर्मिंदगी की हद नहीं रहेगी। नवकुमार की तरफ अपनों का इतना झमेला नहीं है। दूर के नाते की कोई फुआ है और है ममेरे भाई, और तो कभी किसी का नाम सत्य से नहीं सुना। और है सास की एक सखी, उन्हें 2-1 बार देखा है। दशहरे में उनके लिए साड़ी भेजी जाती है, पर्व त्योहार में बैना भेजा जाता है, और कोई कहाँ है। एलोकेशी का सब कुछ पड़ोसियों से होता है। हाँ, अब एक बड़ा सा परिवार हुआ है, सौदा का परिवार। छोटा नहीं है, मगर यह सोचने से नहीं चलेगा, बेटे का ब्याह भी तो छोटा काम नहीं है। सत्य को अपने बचपन की याद आ गई। न्योता तो घर भर के लोगों को करेगी, लेकिन किस किस को खास तौर पर लिखना होगा। सत्य ने इसकी सूची तैयार कर ली। ऐसे काम में लिखा पढ़ी जितना हो सके उतना ही अच्छा। कहीं किसी का नाम छूट जाए तो शर्मिंदगी की हद नहीं रहेगी। नवकुमार की तरफ अपनों का इतना झमेला नहीं है। दूर के नाते की कोई फुआ है और है ममेरे भाई, और तो किसी का कोई नाम सत्य ने नहीं सुना। सास की एक सखी, उन्हें 1-2 बार देखा है। दशहरे में उनके लिए साड़ी भेजी जाती है, पर्व त्योहार में बहना जाता है, और कोई कहाँ है। एलोकेशी का सब कुछ पड़ोसियों से होता है। और हाँ, अब एक बड़ा परिवार है, सौदा का परिवार, छोटा नहीं। मगर यह सोचने से तो नहीं चलेगा, बेटे का ब्याह भी तो छोटा काम नहीं है। सत्य को एकाएक अपने बचपन की याद आ गई।
एक एक काम में कितनी धूम, कितना समारोह। ब्याह, जनेऊ, भोज भात की तो दूर, दादी की अनंत चतुर्दशी व्रत उद्यापन में ही कितनी धूम हुई। भात मछली का भोज नहीं, पूरी मिठाई, फिर भी चूल्हे की कुछ कम ना पूछिए। हलवाई और रसोइयों का मेला ही लग गया था। मछली की कमी पूरी करने के लिए दही, रबड़ी, खीर की नदी, समुद्र लहरा दिया था रामकली ने। मिठाइयों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। यज्ञ की सोचते ही सारे दृश्य आंखों के सामने नाच उठते। उत्सव का ख्याल आते ही उस समय की छवियां फूट उठती। वैसा नहीं कर सकने से सत्य का मन नहीं भरेगा। बात उसने थोड़ी बहुत उठाई थी। नव कुमार ने डर से आंखों को कपाल पर चढ़ा लिया। कहा, रुपए पैसे की नहीं कहता, भगवान की दया से रुपए पैसे की भी नहीं सोचता, लेकिन इतना करेगा कौन? आदमी का बल कहाँ है? एक बात है, धन बल, जन बल और मनोबल, तीनों की जरूरत है वह? सत्य ने सोच ही रखा था इसी तरह बात आएगी, इसलिए तैयारी भी थी। छूटते ही बोली, धन का बल धन से आता है, जन बल ले आता है, और मन का बल दोनों को चलाता है। और यह तुम चाहो चाहे ना चाहो, मुझ में तो ये दोनों हैं। तुम्हारी तो सब बातें ही लंबी चौड़ी होती है, जोर जोर से शुरू करके आखिर में हंसी उड़वाओगी। सत्य ने दृढ़ता से कहा, हंसी क्यों उड़वाऊंगी? बराबर जैसा काम कारज देखती आई हूँ वैसा ही सोचना सीखा है। हंसी होगी यह सोचने को ही नहीं। यह सब कलकत्ता में होता तो सुविधा की कमी नहीं। यहाँ तो पैसा ही तो आधी रात में को भी बागिन का दूध मिल सकता है, लेकिन सुविधा की उस मधुर कल्पना को मन से निकाल देना पड़ा है। पहले बेटे का ब्याह परदेश के डेरे से करने की बात सोचना भी गलत है। पहला बेटा ही क्यों, बेटा बेटी किसी का ब्याह भी अपने घर से करना उचित नहीं है। नादी मुख श्राद्ध होगा, पुरखों का पिंड पानी मिलेगा, यह काम भला जहाँ तहाँ से करना चाहिए। इसलिए गांव के घर पर ही यह सारी तस्वीर आंक रही है, उसी हिसाब से सब कुछ सोच रही है। इस मामले में सत्य का बंधु, सलाहकार, सहायक सब कुछ है उसका छोटा लड़का सरल। गर्मियों की छुट्टी हैं, इसी से सहूलियत है। जब तब सत्य की पुकार होती है, मुन्ना जरा दवात कलम तो ले आ, एक बात सूझी है, इसी वक्त लिख ले, नहीं तो भूल जाऊंगी। सरल हंसा, तुम भूल जाओगी? जेठ बेटे का ब्याह ब्याह करके तुम्हारे माथे में तो रात दिन रेलगाड़ी का इंजन चल रहा है। सत्य भी हंसी, अरे तुझे ईर्ष्या हो रही है क्यों? तेरे ब्याह का वक्त भी कुछ कम नहीं करूंगी, माथे में जहाज चलाऊंगी। नमस्ते माँ, देख कर ही मेरी कामना पूरी हुई जा रही है। सरल की बातचीत ऐसी ही होती है, बड़े हैं इसके लिए वह कभी सिहर नहीं उठता। बाबूजी के बारे में वह सहज ही आड़ से हंसकर कहता है, घर के मालिक की राय हो गई, कहता है मालिक का कर्तव्य कर लिया गया। सत्य हंसी दबाकर कहती है, अरे लड़के वही बात करना, गुरुजन है ना। सरल भय का भान करते होते बोलता है, हाय गजब, मैंने इससे कोई संदेह लिखा है, लेकिन हाँ, हंसी की बात पर मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। सरल की बातचीत माँ से ही होती है। शादी ब्याह का काम काज सबने आपस में बांट लिया है। सौदा ने कहा है, बरियों का भार मुझ पर छोड़ दो। एक मन दाल की बरी रोज थोड़ी थोड़ी करती जा रही है। दिए की बत्तियां सौदा की सौत बना देगी। उत्साह सबको है, और ब्याह के काम में सबकी मदद लेना ही सामाजिकता है। मदद ना लेना ही निंदा की बात है। दुल्हन का घर भी ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ से भी लोग बार बार आ जा रहे हैं। नमस्कार साड़ी क्या लगेगी, ननद पिटारा क्या होगा, अहिवाती डाला में आपके यहाँ से क्या क्या देना पड़ता है, आदि आदि। नवकुमार ठीक इसी समय गांव जाकर बैठा रहा। उसके अभाव और स्वाभिमान का बोध जग जाने से आज मन कैसा तो खाका करने लगा कि ख्याल हो आया, लड़के का कमरा ही संवार दूं। बरईपुर से लौटकर तो बहू को लेकर यहीं रहना होगा। उम्र वाली लड़की है, उसे साल भर नहर में छोड़ने की इच्छा नहीं। कलकत्ता के पड़ोसियों में सत्य आजकल एक चलन देख रही है, धूल लगे पांव ससुराल पास। अष्टमंगला के बीच ही बहू को एक बार नहर भेजकर ले आने के बाद गठबंधन करके वर वधु को घर में लेने का नाम है धूल लगे पांव ससुराल वास। सत्य यही करेगी। सत्य ने समझ लिया है कि बेटे को बहू के लिए ललक है, बहू को जल्दी ही लिवा लाना होगा। खैर, आज कमरा ही सजा सवार लिया जाए। दो तल्ले पर दो कमरे हैं, एक में साधन और सरल दोनों भाई सोते हैं, और एक में घर का बहुत सारा सामान ठूस दिया गया है। सत्य नीचे के कमरे में स्वर्ण को लेकर सोती है चौकी पर, और दूसरी चौकी पर नवकुमार सोता है। जिस डेरे में सुहास को लेकर थी उसमें कमरे कम थे, जगह भी कम थी। बेचारे नवकुमार को बहुत वंचित होना पड़ा। यह व्यवस्था अभी की जो की है सत्य ने की है।
उसकी उम्र हो रही है, अब वह अकेले पड़ा रहेगा। अकेले रहने से वक्त पर कोई एक लोटा पानी देने वाला भी तो नहीं रहेगा। लड़के 12 महीने रात जगकर पढ़ते हैं। उस कमरे में नवकुमार को कष्ट होता है, इसलिए यह व्यवस्था की गई। लेकिन अब यह व्यवस्था नहीं चलेगी। अब दुतल्ले के सामान भरे कमरे को खाली करा के वहां स्वर्ण के साथ सत्य को अड्डा जमाना पड़ेगा। सरल को नीचे नवकुमार के कमरे में चालान कर दिया जाएगा कि सिवाय कोई उपाय नहीं। बहू के सामने पति के साथ एक कमरे में सोना शील को खलता है, कम से कम सत्य को। लड़कों वाला कमरा अच्छा ही सजा हुआ है। दीवारों पर देवी देवता और महापुरुषों की तस्वीरें, दीवार अलमारी में कतार से खड़ी किताबें, एक कोने में पढ़ने की मेज, उसके सामने 2 तिपाई, मेज पर पढ़ने लिखने का सरंजाम, बड़ी सी चौड़ी चौकी पर दोनों भाइयों का बिछौना। कमरे में उलट पुलट करते करते सत्य मन ही मन जरा हंसी। ब्रह्मचारी अब संसारी होंगे। बगल में भाई के बदले स्त्री, सोचते सोचते सहसा रोमांस सा हो आया। निहायत बच्ची सी सोचने लगी, यह शर्मीला लड़का जाने कैसे अपनी स्त्री से भाव करेगा, कैसे दुलार करेगा। फिर सोचा, यह उम्र करके ब्याह करना कितना अच्छा है। सत्य का जमाना कैसा अजीब था। दूल्हा के नाम से दुल्हन को बुखार और दुल्हन के नाम से दूल्हे को पसीना। सत्य जब घर करने गई तब उसे घरवर नहीं मिला। जब मिला तो मानसिक अवस्था उससे अच्छी नहीं थी। और ब्याह का मतलब भी समझा, छी छी। वह ब्याह तो मानो लड़के लड़कियों से बड़ों का खिलौने से खेलना हो। एक बहुत बड़ा लोभ दिखाया गया। गौरीदान, कन्यादान, पृथ्वीदान और कुछ नहीं। आंख फूटने के पहले लड़कियों को बलि की वेदी पर रख ही देना। सत्य जैसी जबर कितनी लड़कियां होती हैं। सत्य के होठों पर फिर जरा हंसी दौड़ गई। नव कुमार जैसा पत्नीगत प्राण वाला आदमी ना होता तो सत्य क्या करती क्या जाने। मन के अगोचर कुछ नहीं। सत्य के मन में स्वामी के प्रति भीतर ही भीतर बहुत अवज्ञा है। तो भी आज हठात गर्मी की दोपहरी में खां खां करते मन में उस आदमी के लिए ही उसका जी कैसा तो कर उठा। नवकुमार बेचारा ही क्या सुखी हो पाया। आप अपने को अपराधिनी सी लगी। काश काश सत्य संसार सर्वस्व लड़की होती। बेचारे नवकुमार का जीवन बहुत ज्यादा सुखी होता, इसमें संदेह नहीं। यही आज ही तो उस बेचारे के अंतिम सुख को भी सत्य छीन लेने को तैयार है, और कुछ नहीं। एक कमरे में भी तो होता। गपशप का समय तो रात ही है। सत्य का मन मिजाज ठीक रहता है तो नवकुमार दफ्तर और दफ्तर के दोस्तों की बातें करना शुरू कर देता है। और इससे भी क्या, बहू के आ जाने पर एक कमरे में रहना ठीक नहीं। नवकुमार को वह समझाना कठिन है। एलोकेशी तो पति के मरने के समय एक कमरे को पकड़े रही। सोना सदा बेहाथ रहता है। शायद इसलिए आंचल में गांठ बांधने में इतनी मुस्तैदी। उदाहरण बेशक और भी बहुत से हैं। अकेले एलोकेशी को ही दोष देना उचित है। चाचा से भतीजा बड़ा होता है, यह हमेशा देखने में आता है। गृहिणी का छोटा लड़का पोतों की कतरी और कजरौटी से ही पलता है सत्य को यह मालूम है। लेकिन इससे उसे बड़ी वितृष्णा है। जो हो, अपना बिस्तर दुतल्ले पर ले जाने की सोचते हुए ही नव कुमार के लिए सत्य का मन कैसा तो कर उठ रहा है। बाल बच्चों का पास पास रहना ही ठीक है। उसके मन का पागलपन नहीं आता। स्वर्ण नहीं है, शायद इसलिए मन तो ऐसा हो रहा है। इसलिए बक्स संदूक को इधर उधर करना अच्छा नहीं लगा। हाथ का काम अधूरा छोड़कर ही सत्य खिड़की के पास आकर खड़ी हुई। जहां जहां करती धूप से आसमान मानो फट रहा है। रास्ते के किनारे का पेड़, रास्ते के उस पार के घर उस दाह में जले जा रहे थे। बगल के रास्ते से कोई बर्तन वाला जा रहा था, कांसे को पीटता जा रहा था, टन टन। वह आवाज धीमी से तेज और फिर तेज से धीमी हो गई। कहीं दूर पर कोई बैलगाड़ी जा रही थी। उसके पहियों की कच कच और बैल के गले की घंटी एक ताल से बज रही थी। उससे भी दूर पर कहीं पोड़की की बोली जैसे प्रकृति के बदन पर करुण आंत्रनाद की छुरी घोंप रही है। पोड़की को बोलते सत्य ने सुना नहीं है क्या? सारी जिंदगी ही तो सुनती आई है। फिर उस पोड़की के रोने की तरह आज उसे रोने की इच्छा क्यों हो रही है? क्यों लग रहा है कि उसके कहीं कोई नहीं है? वह सदा की अकेली है, सदा की निसंग। उस पर किसी को माया नहीं, ममता नहीं, प्यार नहीं। वह स्नेह प्यार विहीन मरुभूमि की राह पर अकेली चल रही है। धूप का तीखापन और झुलसाने वाली हवा के झोंके आंख मुंह में लग रहे हैं। पर खिड़की के बाहर उस दृश्य की मैंने नशे की तरह सत्य को रोक रखा था। उस नशे के साथ विधुर विषण एक वेदना मिली। यह वेदना क्यों? यह शून्यता क्यों? बिस्तर पर लेटी नाहक की रुलाई जैसे कविताएं करेगी क्या? शायद वही करती शायद। अचानक नजर पड़ गई माथे पर गीला अंगोछा रखे तलवे को बचाने के लिए लगभग कूदती हुई रास्ते से सौदा जा रही है। किसी अशुभ आशंका से उसका कलेजा दहल गया। अरे ऐसे समय
चौंकने से वह नशा उतर आया। खिड़की से हटकर तेजी से कदम बढ़ाती हुई वह उतर आई। उसके नीचे जाते ही सौदा सूखे गले से बोल उठी, बहू लड़के घर पर नहीं है? सत्य ने सिर हिलाया। बैठने को कहना भूल गई। सौदा थोड़ा और आगा पीछा करके पास ही चौकी पर बैठ गई। बोली, एक खबर है, कहती हूँ अभी, पहले एक लोटा पानी तो दे। गट गट करके लोटा भर पानी वह पी गई। उसके बाद सुस्ता कर बिखरा बिखरा सा जो कुछ उसने कहा, उस सब का सारांश यह है कि सत्य को बरईपुर जाना होगा। बरईपुर जाना है, यह तो उसे मालूम ही है, बस यही तो। और कै दिन के बाद ही, कै दिन के बाद वाली बात बाद में, अभी इसी समय जाना होगा। आज ही जा सकती है तो अच्छा होता, मगर सवारी का इंतजाम करने में कुछ देर तो लगेगी, लिहाजा कल तड़के ही। मुखर्जी बाबू सब इंतजाम किए देते हैं, जरा कोई लड़का उनके साथ जाए। सौदा ने बहुत सवार कर और बड़ी सहज ढंग से कहने की कोशिश की, फिर भी बातें कैसी तो उल्टी पुल्टी लगी और सौदा कैसी तो बुद्धू बुद्धू सी दिखी। वह मानो कुछ लिखा छुपा कर कह रही हो और वह गुप्त बात जैसे जाहिर हुई जा रही हो। उसके चेहरे का रंग जो बदरंग दिख रहा था, वह क्या सिर्फ धूप में आने की वजह से? उसके गले में जो कंपन था, वह क्या सिर्फ सत्य को निशंक रखने की व्याकुलता से? वह बार बार कह रही थी, डर मत, डर मत, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, डरने के इस आश्वासन से ही सत्य को डर का आभास मिल रहा था। इसलिए उसकी छाती हीम हो गई, हाथ पांव दो चार बार कांप उठे, फिर शायद कांपने की शक्ति भी खोकर अवश हो जाए। सत्य ने सौदा से एक बार के लिए कुछ पूछा ताछा नहीं, सिर्फ उदास आंखों से ताकती रही। इसलिए सौदामनी ने ढांढस की ही बात कही, चिंता मत कर, मन को उचाट मत कर, वहां जाने पर सब ठीक ही ठीक देखेगी। मैं भी तो चल रही हूँ तेरे साथ। सौदा भी साथ जा रही है, फिर भी शुभा किस बात का? सत्य नजरों के सामने ही सर्वनाश की छाया देखने लगी। इतनी देर के बाद उसके मुंह से बरबस एक शब्द निकला, ननद जी। यह आवाज सत्य की थी, ऐसी हताश आवाज। तो क्या उसने अब पतवार डाल दी? यह पतवार जिसे सख्त मुट्ठी से पकड़े वह समुद्र पार करती हुई इतनी दूर आई। कभी हार न मानने की प्रतिज्ञा की थी, आखिर भाग्य से हार मान लेगी? अंदर ही अंदर इतना थक गई वह। सौदा बोली, अरे तू तो बैठ पड़ी, ऐसी तो नहीं थी तू, कभी हिलती डुलती नहीं थी, आज इतना घबरा क्यों रही है? सत्य चौंकी, अपनी इस गिरावट से शर्मिंदा हुई। अपनी शिथिल पड़ी आवाज को वह संभाल नहीं सकी। बोली, पता नहीं क्यों मन तो कुछ बोल रहा है, लगता है सब जैसे खत्म होने को है। सौदा झट बोली, भगवान का नाम लो, बुरा कुछ नहीं हुआ, हठात बुलाहट क्यों आई है यह ठीक ठीक समझ नहीं पा रही। बरईपुर से आदमी आया है सौदा के पास, उसने सौदा से इन लोगों को जल्दी से ले जाने के लिए कहा है, बन पड़े तो आज ही नहीं तो कल, जितना तड़के निकल सके। सत्य के ने एक निश्वास फेंका, मेरा मन ही साफ बता रहा है ननद जी, लगता है मैं मानो विसर्जन का बाजा सुन रही हूँ। उस बार इसकी इतनी बड़ी बीमारी में भी ऐसा नहीं हुआ था। सत्य के मन में नव कुमार के लिए ही उथल पुथल होने लगी। थोड़ी ही देर पहले उसका मन तो कैसा कर रहा था, उसके बाद यह संवाद। सत्य के मन में हुआ, इन दोनों में कोई योग सूत्र है। अपने मन की कमजोरी भी पकड़ में आई, नहीं तो उस बार जो नव कुमार के लिए साहब डॉक्टर बुलाया गया था, सत्य को वह बात क्यों याद आ जाती? उस बार सर्वनाश निश्चित है, यह जानते भी सत्य के मुकाबले की हिम्मत की थी। अब आज यह सोचकर आश्चर्य लग रहा है तो विसर्जन का बाजा इस बार सचमुच ही बज गया। सत्य का रौब, तेज, सारी उछलकूद उस रीढ़ विहीन आदमी को केंद्र करके थी। आज यह बात उसकी समझ में आ गई क्या? जबकि वह आदमी, चली जा रही हो ननद जी? सत्य ने अकुलाकर सौदा का हाथ पकड़ लिया। सौदा डगमगा गई। वह ज्यादा कुछ नहीं बोली। सत्य के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर हड़बड़ाकर सिर्फ इतना कहा, ऐसी उतावली क्यों हो रही है बहू? मैं कहती हूँ। सौदा डगमगा गई। वह ज्यादा कुछ नहीं बोली। सत्य के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर हड़बड़ाकर सिर्फ इतना कहा, ऐसी उतावली क्यों हो रही हो बहू? मैं कहती हूँ नींबू कुशल से है। कहते कहते वे बरामदे में से आंगन में उतर गई। कहा, चलती हूँ, मुझे भी तो जाने की तैयारी करनी है, तू भी सामान वामान कर ले, तुड़ू जैसे ही घर आए भेज देना। इसी तरह से भागी गई सौदा और सत्य उसके जाने की राह की तरफ निढाल होकर ताकने लगी। देर तक ताकती रही। अब नव कुमार के सिवाय दूसरी एक आशंका उसके मन को चीरने लगी। सौदा के अंतिम शब्द कानों में गूंजने लगे, नींबू कुशल से है तो कौन कुशल नहीं है? स्वर्ण का ख्याल करते ही सिया उठने लगी। लेकिन चिंता को कौन रोक सकता है? उसे तो चाहे 100 बार मन में दूर करने की कोशिश करो, वह कोशिश ही उसे 1000 बार बुला लाती है। हो ना हो, स्वर्ण को ही खतरनाक कुछ हुआ है। सौदा ने खोलकर बताया नहीं।
कोई भयंकर बीमारी की भगवान ने एक बारगी चरम सजा ही दे दी। स्वर्ण, सत्य के जीवन से यह नाम ही धुल जाएगा। सत्य के प्रत्येक रक्तकण में विसर्जन का बाजा सच में ही बजता रहा। तो भी तैयारी कुछ करनी ही पड़ी। लड़के घर लौटे तो उन्हें बताना ही पड़ा। लड़कों ने अपनी फुआ के यहाँ से लौटकर खबर दी, गाड़ी का इंतजाम हो गया, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी से कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे। सत्य को लड़कों की तरफ ताकने का साहस नहीं हुआ, केवल सत्य को ही साहस नहीं हुआ। सत्य के लड़के ही क्या कम माँ को अपने सहे हुए चेहरे दिखाने की हिम्मत कर पा रहे थे। घर बंद करके ही जाना पड़ा। सत्य कमरों में ताला लगाने लगी और ताला लगाते लगाते उसे लगा जैसे जैसे वह अपने जीवन के ही सारे दरवाजे बंद किए दे रही है। उन दरवाजों को खोलकर अब वह घर गृहस्थी नहीं करेगी। कई दिन के बाद ही तो सत्य के बड़े लड़के का ब्याह है। वह ब्याह सत्य देखेगी? होगा वह ब्याह? सब जैसे धुंधला हुआ जा रहा है, सपना हुआ जा रहा है। कल ही सवेरे निताई की बहू के यहाँ से कटकर आई सुपारियों को पिटारे में भरती हुई बहुत खुश हुई थी कि सत्य की सुपारियाँ खासी महीन कटी हैं। अब क्या वह बात यकीन कर पाएगी? खामखा ही ऐसा होता है? नहीं, मन को पहले ही पता चल जाता है। और यदि अकारण ही है तो ये लोग स्तब्ध क्यों हैं, जो लोग गाड़ी में साथ चल रहे हैं? और दिन होता तो सत्य उन सबकी चुप्पी तोड़कर ही रहती, दृढ़ होकर कहती, इतना लुकाने छिपाने से क्या लाभ, जो हुआ वह जान ही तो रही हूँ, बांध कर मारने की क्या जरूरत, जो हुआ सुनूंगी, सुनने के लिए तैयार हो रही हूँ, लेकिन आज उससे नहीं बन पा। निर्दिष्ट स्थान पर घोड़ा गाड़ी छोड़कर बैलगाड़ी पर सवार होना पड़ा। बैलगाड़ी पर बैठते ही सौदा ने चुप्पी तोड़ी। सत्य से नहीं, वह लड़कों से बोली, तेरे फूफा जी की भी इच्छा थी आने की, सिर्फ बैलगाड़ी के डर से रह गए। उम्र हो गई है ना, और सदा कलकत्ता। अंतिम शब्द को सत्य सुन नहीं पाई। उसके कानों में सिर्फ यही गूंजा, इच्छा थी। इच्छा माने कर्तव्य नहीं, इच्छा। उस आराम तलब आदमी को किस दृश्य के आमने सामने होने की इच्छा थी? मौन ही डरावना होता है। बात ही साहस को जन्म देने वाली है। बात के बाद इसलिए बोल पा रही है सौदा। उन्होंने कहा, फिर जब कै दिन के बाद तुड़ू के ब्याह में जाना ही है, उस समय पालकी से जाऊंगा। तुड़ू के ब्याह में? इन लोगों को अभी भी यह आशा है, यानी कि तुड़ू का ब्याह निश्चित दिन को होगा, लोग बाग सब न्योते में आएंगे। अब कोई सत्य लज्जित हुई कि मैं जरा ज़्यादा ही विचलित हो पड़ी हूँ और यह बात लोगों ने ताड़ ली। अच्छी कैसी शर्मनाक। सत्य की तबीयत मामूली कुछ खराब हुई शायद। जो आदमी कहने आया था उसी बुद्धू ने यह जाने क्या कहते हुए क्या कहा, इसलिए इस बार सत्य बोली, तुम चली आई, नंदुई को जी को कुछ असुविधा हो गई कि सौदा की होठों पर हंसी का आभास ही खेल गई। तो सौदा हंस भी पा रही है। मुस्कुराकर बोली, जो कहा तुमने। अब ऐसा हो गया है कि उठते बैठते इस सौदा बामनी की रट। हंसते हंसते ही रास्ता कट रहा था। ग्रीष्म की दोपहरी के का दाव दाह को पराजित करके बहुत सारी स्त्रियों की हंसी एक होकर छलक पड़ी। उन सबों ने दुल्हन को जबरदस्ती उठाकर दूल्हे की गोद में बैठाना चाहा था। उस धक्के में से दूल्हा लुढ़क गया और बागी दुल्हन उनसे पिंड छुड़ाकर भाग जाना चाह रही थी कि जुड़ी गांठ के खिंचाव से वह भी धड़ाम से गिर पड़ी। इसी बात पर इतनी हंसी। कोहबर के बिछौने पर ही गिरे गए दोनों, किसी को भी चोट नहीं आई। और फिर हंसने में रोक कैसी? ऐसे शादी ब्याह के सिवाय यूं गला खोलकर हंसने की छूट तो नहीं मिलती। बहुतों का गला एक साथ होने से यह पता भी नहीं चल पाता कि गला बहू का है या बेटी का, जो अब सिर्फ शासन के डर से शर्मीले की भूमिका अदा करती रहती है। वे सब इस मौके का लाभ अच्छी तरह से उठाती हैं, आज भी उठा रही हैं। मौका जब हाथ लगा है, दूल्हे वालों का हुक्म मानना पड़ता तो दिन भर ऐसी हंसी खुशी हो हुल्लड़ की गुंजाइश नहीं होती। सवेरे ही कब का विदा कर देना पड़ता। केवल कन्या पक्ष की आरजू मिन्नत से वर पक्ष वाले शाम तक रुकने को राजी हो गए। कन्या के पिता ने हाथ बांधकर कहा, बासी ब्याह का बड़ा हंगामा है, औरतों से पार नहीं पाया जाएगा, दया करके इस बेला कृपा करके कन्या पक्ष को कुटुंब सेवा का पुण्य कमाने का अवसर देने के लिए पूरी फौज पलटन के साथ वर पक्ष वाले इस बेला टिक गए। कुछ दूर पर घोषों के बैठके में उन सब के रहने का इंतजाम था। यहाँ की स्त्रियों का कालहस्य, वहाँ तक पहुँचने का डर नहीं। स्त्रियों ने बासी कोबर में खूब मजाक किया। बार बेला के बाद बासी ब्याह। तब तक असल आदमी आ ही पहुँचे शायद। विदाई में देर भी होगी तो कोई बात नहीं। दूल्हे का घर जो कि कलकत्ता में है, मगर फिलहाल शादी इस टोले उस टोले में हो रही है। इस ब्याह में जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा, उन्हीं के यहाँ से बेहद सुविधा है। ये हो हुल्लड़
करने वालियां सब मोहल्ले की ही बहू बेटियां हैं, लेकिन सब तरुणी ही नहीं, कुछ अधेड़ भी। जेठ की दोपहर थी तो ब्याह भी जैसा मौका। चेली, बालूचरी, पारसी, जामदनी, जिसके पास जो था वही पहन कर आई। पसीने पसीने हो रही हैं। खाने के समय पहनने के लिए चुन वाली एक एक सूती साड़ी सब साथ ले आई। खाने में अभी देर है, पहले बारातियों का भोग राग चुक जाए। लेकिन निष्कंटक सुख कहाँ होता है। उन स्त्रियों के हो हल्ला से खींचकर खतो ठुकराइन का रंगमंच पर आविर्भाव हुआ। कहना फिजूल है कि लम्हे में उस मंच पर मसान का सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे की ओर एक नज़र डालकर ठकुराइन बोल गिरी, यह हंसी का फुहार हाटताल पर पहुंच रहा है, थोड़ा रह रहकर मौज मजा करे तो हर्ज है। नीरवता और गहरी हो गई। खंतो ठकुराइन की नज़र अब नायक नायिका के चेहरे पर पड़ी। एक तो रंगे हाथों पकड़े गए चोर की नायकी सिर झुकाए था, दूसरी रो रही थी। साड़ी में लिपटी उसकी कुंडली हुई सी देह रुलाई का आवेग से कांप रही थी। इस नज़ारे को देखकर खंतो ठकराइन मुस्कुराती हुई बोली, हाय राम, कल से रोती रोती बेचारी छोरी आधी हो गई। तुम लोग कुछ समझा बुझा नहीं रही हो कि अपने में हंसी मजाक में ही मस्त हो। अब की मंच से आवाज आई। एक बिहाई लड़की बोल उठी, यह रुलाई के दिलासा देने से थमने की है बुआ। तिस पर उसकी बुआ झंकार कर उठी, रहने दो मजाक, तुम लोग तो और माँ मनसा को धुआं दिखाने लग गई। रोते रोते आंख मुंह की शक्ल देखने ही लायक हो रही है। ससुराल में बहू को देखकर कोई भी नहीं कहेगी कि लड़की खूबसूरत है। ले उसे उठा, हाथ मुंह धुलवा दे और बार बेला बीत चुकी बासी ब्याह की तैयारी कर। लड़कियों का जन्म ससुराल के लिए। वह लड़की फिक से हंसकर बोली, तुम भला क्यों नहीं कहोगी बुआ, ससुराल क्या चाहिए होती है, या तो तुमने कभी जाना नहीं। मैंने मुझसे मिलान, जरा छोरी की मरण दशा देख ले, मरी जैसी अवस्था दुश्मन की भी ना हो। चल छोड़िए सब, तैयारी में लग जा। कौड़ी का खेल एक बार और नहीं खिलाया जाएगा फुआ? जरूर जरूर जाएगा, देख ले। इतने में अगर कलकत्ता से सब आ जाए। अजीब सा भैया, चट मंगनी पड़े भैया, उठ छोरी को उठा, कपड़ों में घिरी लिपटी गर्मी में चक्कर ना जाए। और खंतो ठकराइन का प्रस्थान हुआ। स्त्रियों ने लड़की को खींचकर सीधे बैठाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हुई। उसने मानो प्रतिज्ञा कर रखी और रो रो कर जानी दे देगी। सचमुच ही उसे खूबसूरत समझना असंभव हो रहा है। तो क्या ऐसा तो होता है, ब्याह वाली दुल्हन रोएगी नहीं? इससे मौज मजा वाली स्त्रियां क्यों बह जाएं? उन लोगों ने उसी नाकामयाब कोशिश का फिर अभिनय करना चाहा। चार एक जनी मिलकर क्या उस छोटी लड़की को काबू नहीं कर सकेंगे? फेंके हुए हाथ पैर गुर्राए, इससे क्या बाज आए? उधर से जोरों का हल्ला उठा, अरे दही कहाँ है? यात्रा का दही नहीं नजर आ रहा? उफ, कैसी बंद इंतजामी है। इस कदर घट है पान नदारत, पान है दही का पता नहीं। अजियो बड़ी चाची। पूछने वाली तरकस भरा प्रश्नों का तीर लिए छोड़ती हुई आगे बढ़ी। असल आदमी का तो पता ही नहीं। कनक अंजलि कौन देगी? अरे हाँ, बासी ब्याह में तुम्हारे यहाँ पान का वरण पहले होता है कि पानी का? हाय राम, तुम लोग नए गमछे में सुहाग आंचल की विधि करती हो? कैसी है ना सृष्टि। हम लोगों ने में हल्दी रंगे धागे की गुच्छे से की जाती है। पूछने वाली खंतो ठकराउन उनकी भतीजी अन्नो है। समझने में देर नहीं लगी, अन्नो का गला ही बता देता है। गांव की लड़की है, जोर से तो बोलेगी ही, चाहे जितना जोर से। उसके प्रश्न का उत्तर किसी भारी नारी कंठ से है। हम लोगों का सुहाग अंचल गमछे की गांठ से ही होता है। जिस कुल का जैसा नियम, वरण पहले पान का होता है कि पानी का, ये अपनी फुआ से पूछो, वही ठीक बताएंगे। ऐसी ही कई बातें होती रही। हो सकता है खंतों की कोई मुंह लगी हो या चुगलखोरी, उसका पेशा ही ऐसा है। काम काज के घर में ऐसा होता ही है। तरह तरह की बातों की खेती चलती रहती है और उस खेती की फसल में से लंका कांड खड़ा हो जाता है। उस कांड में किसी की तरफदारी के कसूर में के मान अभिमान की भी बारी आती है। बहुतेरी सखियाँ छूटती हैं। ये बातें महिला महल की है, पुरुषों के कानों तक नहीं पहुँचती। पहुँचती भी है तो ध्यान नहीं देते। उनका कर्म क्षेत्र ही अलग है, वे क्षेत्र व्यापक है। उनका दिमाग इस बात में लगा रहता है नहीं। बहुतेरे लोग इस कोशिश में भी रहते कि क्या लड़की वालों की इज्जत रखी जा सकती है, कैसे बारातियों से भली तरह निपटे। लेकिन चूंकि पानी से आग का, अमृत से जहर का और हित से अहित का ही ज़्यादा बोलबाला देखने में आता है, इसलिए लगता है वैसी की संख्या कम होगी। प्रतिभा की प्रबलता नहीं होने से पाद प्रदीप में के सामने आया नहीं जाता। जो भी हो, हिंदुओं की संख्या जितनी भी क्यों ना हो, ऐसे मौक़ों पर लड़की वालों का सर चकराता है। यहाँ भी लड़के वालों का माथा घूम रहा है, जन धन घूम रहा है, कुटुंब के सामने सम्मान बचाने के लिए नहीं। उसका माथा घूमने का कारण दूसरा है। कुटुंब वालों का भय तो बहुत कुछ कट गया। बारातियों की इज्जत खातिर वाली जिम्मेदारी भी निभ गई।
आज तो बासी विवाह है, अभी अभी तो स्त्रियां दुल्हन को पोखरे से नहला कर ले आई, अब लड़के वाले को नमो नमो करके कन्या की विदाई कर देने ही जमीला चुक गया। हाँ, वैसे दुश्मन हो तो लड़के वालों का कान भरकर गजब ढा सकते हैं। लड़के वाले आंखें रंगाकर बात बात में दुल्हा को लेकर लौट जाने की धमकी देते हैं। होता भी बहुत कुछ है, यहाँ वैसी कोई आशंका नहीं, तो भी लड़की का बाप सुबह से ही घबराकर घर बाहर कर रहा है। घर से बरामदा, बरामदे से आंगन, आंगन से बाहर, बढ़ते बढ़ते धीरे मॉल सीढ़ी तक। उसके चेहरे पर आतंकित उद्वेग की छाप पड़ रही है। अभी कोई वैद्य आकर उसकी नबज टटोलता तो उसकी नाड़ी की चंचलता से घबरा जाता। कटघरे में आकर खड़े होने से पहले मुजरिम की नाड़ी में क्या सही चंचलता होती है? लेकिन प्रतीक्षा का अंत नजर नहीं आता। दूरवर्ती उस पथ के अंत में क्या है, क्या आएगा? लाल डोरियां पहने हुई एक छोटी सी लड़की ने आकर आवाज दी, बामन चाचा, दादी जी तुम्हें बुला रही हैं। बामन चाचा के जाए क्यों? सो मैं नहीं जानती, कह रही हैं लगन बीत रहा है, इसके बाद काल बेला तो पड़ जाएगी। खैर, कहकर लड़की के बाप ने आंखों को पैनी करके एक बार नजर को खेतों के उस पार दूर तक फेंकने की कोशिश की। उस जलते हुए मैदान के दाव दहा के उस पार धुआती सी छाया का आभास मिल रहा था, या भ्रम था। भ्रम का मिटाने का इंतजार नहीं किया, वह बच्ची फिर बोली थी, चलो भट्टाचार्य जी बिगड़ रहे हैं। वह बच्ची इतना कहकर दौड़ती हुई अंदर चलेगी। पता नहीं क्यों उस और लड़की को देखे के पिता का कलेजा इस कदर हू कर उठा जैसे उस पर मिर्चें पड़ गई हों। क्यों? उस बच्ची जितनी बड़ी है, अपनी उत्सर्ग की गई बिटिया का मुखड़ा याद करके। 2 ही घड़ी के बाद उसकी विदाई है। एक अनजाने अंतपुर के अंतराल में उसे निर्वासित करना है। उसकी उमंग की कल कांकली मौन हो जाएगी। हो सकता है बाप से भी अनजानपन का घूंघट काट ले। इसमें इतना विचलित होने की बात नहीं, यही तो सदा सदा से होता है। उसकी माँ ने भी यही किया है, नानी दादी ने भी यही किया। ये सब युक्तियां जलन कम करने में कारगर न आई। जी मरोड़ मरोड़ उठने लगा। बेटी विच्छेद की वेदना ही नहीं, केवल शायद कोई भयंकर अपराध का बोध भी उस कलेजे को अंदर पंजा मारा है। अपराध किए बिना ही अपराध का बोध, वाजिब काम करके भी आतंक व्यापक है। उनका दिमाग इस बात में लगा रहता है कि कोई एक खास खोट निकालकर ब्याह को तोड़ा जा सकता है या नहीं, खास करके लड़कियों के ब्याह में। लेकिन सबके साथ ये बात नहीं होती। बहुत सारे लोग इस कोशिश में भी रहते हैं कि क्या किए लड़की वालों की इज्जत रखी जा सकती है, जैसे बारातियों से एक भली तरह निभे। बेटी विच्छेद की वेदना ही नहीं, केवल शायद कोई भयंकर अपराध का बोध भी उसके अंदर पंजा मार रहा है। अपराध किए बिना ही अपराध का बोध, वाजिब काम करके भी आतंक। यह आदमी बेतरह डरपोक है, इसमें संदेह नहीं। वह छोटी सी लड़की फिर अंदर दौड़ी। ओ ब्राह्मण चाचा, तुम्हारी माँ तो तूफान मचा रही है, कह रही है महारानी जब तक नहीं आ जाती तब तक क्या राजकाज बंद रहेगा क्या? ना, अब रुकना कठिन है। ब्राह्मण चाचा को जल्दी जल्दी ही जाना पड़ा और थोड़ी देर खड़ा रहा तो मूरत दिखती, जिसकी प्रतीक्षा एक खांखा जलते हुए प्रतार पर धुआंती सी छाया नजर आ रही थी। वह धीरे धीरे बढ़ती आ रही थी रूप लेकर। जलती आग के प्रकोप से ही गाड़ी के बैल गड़गड़ाकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। गाड़ीवान गाली बकते हुए लाख पूंछ समेट रहा था कि जैसे पीछे हो रहे। टप्पर के अंदर से गर्दन हिलाकर सौदा बोली, ओ भाई गाड़ी वाले, तुम्हारे बैल तो पीछे की तरफ चल रहे हैं भैया, हम तो बहुत जल्दी में हैं। गाड़ीवान ने शुद्ध गले से कहा, क्या करूं माँ जी, देख तो रही हो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। सूरज भगवान एक बारगी आग बरसा रहे हैं। इसके साथ ही गाड़ीवान ने बैलों को जोर से पीटा। बैल हड़बड़ाकर जरा दूर भागे। अचानक गाड़ी की चाल बढ़ जाने से साधन सरल गिरते गिरते रह गए। सत्य ने टप्पर से बांस से मजबूती पकड़ थकी आवाज में, छोड़ दो ननद जी, जल्दी करने की जरूरत नहीं, अंत तक गौ हत्या की नौबत। सौदा दुर्गा दुर्गा कर उठी। गाड़ी अब कुछ तेज चली। चीने जाने रास्ते का परस मिला, लेकिन आज भी पोड़की क्यों बोल रही है? सत्य से ऐसी दुश्मनी की उसे क्या पड़ी? पोड़की बोली है, आदमी का रोना। बहुत सारी स्त्रियों की हा हा। इस रुलाई का उत्स किधर है? गाड़ी जितनी ही घर के नजदीक पहुंची वही आवाज साफ आने लगी। ना, सत्य कुछ नहीं सुनेगी, कुछ नहीं सोचेगी। मसान तक जब तक जा पहुंचती है तब तक कान और मन को निष्क्रिय रखने की साधना करेगी। उल्लू की ध्वनि, उल्लू, पल पल उल्लू ध्वनि। उल्लू ध्वनि उसे कहते हैं जब पश्चिम बंगाल में जब शादी ब्याह होता है तो शंख बजता है, उसके साथ औरतें एक ध्वनि निकालती हैं जिसे उल्लू ध्वनि कहते हैं। उल्लू ध्वनि स्त्रियों की सामूहिक उल्लू ध्वनि, मानो बिहा की धूम की कमी को पूरा करना हो रहा। बासी बिहा का सारा कुछ टटका उल्टा होता है।
बासी ब्याह में खौड़ी खेलने का जो रिवाज है उसमें दूल्हा पहले दुल्हन बाद में कोटी खेलती है। वरण पहले दुल्हन को करना होता है, दूल्हे को पीछे। वरण करने वाली भी दूसरी है। ऐसी रीत जिन्होंने वरण करने कल किया था वे आज मंच पर नहीं है। नई नायिका की खोज हो रही है। आखिर कौन करेगी? अन्नो तू ही या अन्नो? कोई रंगा कपड़ा डालकर आ, वरण मराला संभाल। बाजूबंद नहीं है तुझे? झुमका वाला लॉकेट? नहीं तो किसी और कलाकर पहन। वर्ण की घड़ी में ताबीज बाजू पहनने से फकता है। कोई एक जनी दुख से बोल उठी, आह माँ बेचारी नहीं देख सकी, कुछ कर भी तो ना पाई। अभी आप पहुँचती बासी वरण कर लेती, है ना नसीब। नसीब नसीब नहीं तो क्या? नसीब के सिवा आक्षेप की नदियाँ और किस समुद्र में जाएंगी। नसीब में ही तो सारे सवालों का अंत होता है। सो नसीब के हाथों से ही सारी घटना को सौंपकर शोभ करने वाली अन्नों के झुमके कस देने पड़ाए। फिर वही उल्लू ध्वनि। एक नन्ही लड़की ने बड़ी औरतों से भी ज्यादा जोर से शंख फूका। गृहणियां बात करने लगी। ऐन वक्त पर अचानक एक शोर उठा, आ गई आ गई आ गई। एक साथ अनेक गले खुशी का रव करते हुए गाड़ी के पास आ गए। अब आई। सुबह से रास्ता ताकते ताकते घर भर के लोगों की आंखें घिस गई। थोड़ी ही देर पहले आई होती तो सास के हाथ से जमाई वरण होता। खैर फिर कुछ बुरे कर, आंखों से देख तो लेती एक बार। कौन है ये? क्या कहना चाह रहे हैं और किससे कह रहे हैं? अंतिम बार के लिए एक बार आंखों देख लेने से जैसे करुणतम सुख के आश्वासन से उत्सव की इस मुखरता का मेल बैठता है। अमंगल की आशंका से सत्य ऐसी कांटा सी क्यों हो गई? चारों ही ओर तो मंगल के चिन्ह है। द्वार पर मंगल कलश, आंगन में अल्पना, शामियाना, तेज धूप की साफ रोशनी में सब कुछ झलमिला रहा है। सब शुभ चिन्ह, लेकिन क्यों? साधन तो सत्य के साथ है। इनकी कुल प्रथा में पक्की दिखाई जैसी और भी कोई धूमधाम होती है क्या? उसी की तैयारी। सिर्फ मजा देखने के लिए सौदा से खींच कर ले आई, उत्कट मजा। लेकिन उल्लू ध्वनि इतनी भद्दी क्यों लग रही है? पोड़की की पुकार जैसी रोनी रोनी। औरतों की इस जंगली उल्लास को तो सत्य सदा से सुनती आई है। बुरा लगता है, बुरा लगा है, लेकिन छाती के अंदर ऐसा पीला पुला तो नहीं लग रहा। जोध बिखेरने वाला वह मुखड़ा कहाँ है? सत्य आई है। इस खबर से दो सुंदर सुकुमार सुडोल बाहें व्यग्र होकर सत्य को झपट कर जकड़ क्यों नहीं ले रही हैं? और वह सदा सदा का चिना जाना चेहरा, जिस चेहरे ने विराग और अनुराग, परस्पर विरोध, इन दो आकर्षणों के सत्य ने के लिए अपने को अप्रिहाय बना रखा। धुंधली धुंधली छाया जैसी एक अनुभूति के लिए सत्य एलोकेशी के आंगन में आई। या यह कि चलकर भी नहीं आई, बहुतेरी स्त्रियां और बालक बालिकाओं की रेल पेल के धक्के से ही आ पहुंची और पहुंचते पहुंचते पत्थर की आंख लिए खड़ी रह गई। बंगालियों के घर के जन्म से ही देखी वह छवि सत्य को देखने के लिए किसने आंख रखी है? लेकिन है कौन वह? कौन? दुल्हा दुल्हन, केला तला, माथे पर सूप डाली लिए सधवाओं की टोली, जिन चिर अपरिचित दृश्यों से वह अनचिही कौन है? जिसके लाल कपड़े का घूंघट विधि निषेध भूलकर गिर पड़ता है। सत्य ने एक शक्ल नहीं देखी, देखी है किसी आहत पशु की एक जोड़ा आंखें। नहीं, जिंदगी में कभी नहीं देखी अपरिचय इस आघात को, इसलिए सत्य की आंखें पत्थर हो गई। लेकिन सत्य के कान भी बिल्कुल पत्थर क्यों नहीं हो गए? इतने अनचाही गले की बात कानों में क्यों आ रही है? नींबू, नींबू कहाँ चला गया रे? अब तक तो इंतजार में छटपटाते हुए घर बाहर कर रहा था। कनकांजलि का रुपया किसको दिया? जरा मुंह हाथ धो लो बहुरानी, कपड़े बदल कर बेटी जमाई को आशीर्वाद तो दो। आह, कल नहीं आ सकी बहुरानी, एक ही लड़की, उसका ब्याह भी नहीं देख पाई। आती भी कैसे? समय पर खबर तो नहीं पाई। तुम्हारी सास ने शादी में ऐसी हड़बड़ कर दी जैसे ब्याह भागा जा रहा था। अरे जाने दो, बगैर मेहनत के सोने जैसा जमाई पा गई। कैसी सुंदर जोड़ी है देखो। शादी बड़ी अच्छी हुई, चमकता दमकता घर, जाना सुना परिवार। सत्य के दिमाग में इंजन चल रहा है। बातें कर्मशः मशीन जैसी ठन ठन बजने लगी। किस्मत से बिटिया को नींबू के साथ भेजा था तुमने, और ठीक उसी समय तुम्हारी सास की सखी की बेटी मुक्ता घूमने आई थी। जभी तो यह संयोग घट गया। तुम्हारी खूबसूरत बिटिया को देखकर मुक्ता तो बिल्कुल गल गई। बोली, इस लड़की को बहू बनाए बिना नहीं मानने की। आषाढ़ शायद लड़के के जन्म का महीना है, इसलिए जेठ ही में कर करा के निश्चिंत हो गई। लड़की से पहले लड़के का ब्याह कर रहा है, इसी के लिए तुम्हारी सास तो बेटे की गत बना रही थी। नींबू मारे डर के, अरे री अरियो सौदा, बहू अचानक ऐसे पीठ फेर कर कहाँ चल दी? तबीयत तो अच्छी नहीं लग रही है, अभी घाट ना ही गई तो क्या, यहीं एक लोटा पानी मंगा कर। हाय मेरी माँ, अरे सौदा, बहू तो मौलसरी की तरफ जा रही है, उधर क्या है? नींबू, अरे ओ मुन्ने, तेरी माँ फिर से गाड़ी पर क्यों चढ़ना चाह रही है क्या?
भागता फिर रहा नींबू अब समाज के सामने प्रकट हुआ। सौदा के पास पहुंचा, भीत स्वर में बोला, बहू को तुम लोगों ने ब्याह की बात नहीं बताई है? पता नहीं क्यों सौदा हठात सख्त हो गई, सख्त स्वर में बोली, नहीं बताई। जबी बिना बताई ले आई, इसी से ऐसा हुआ। नव कुमार ने कुछ बिगड़े से स्वर में कहा। ताज्जुब, पहले आने से ब्याह में अड़चन डालती, इसलिए पहले बताया नहीं गया। अब बिना बताए लाने का मतलब? कहने से में क्या लगा था? सदा की सहनशील सौदा आज ऐसी असहिष्णु कैसे हो गई? वह जैसे और कठिन होने लगी, कठिन और कठोर गले से बोली, बताने में क्या लगा था? यह समझाने की जुर्रत तुझमें होती जब तो बताती। ढेर दिन तुम लोगों का ढेर अन्न खाया है, वही कर चुकाने के लिए बहू को लाकर तुम लोगों के जिम्मे कर जाती हूँ, लेकिन कसाई का काम क्यों नहीं किया? इसके लिए आंखें मत रंगाओ। उसकी शक्ल से मैं समझ गई कि वह अब इस घर में पानी भी नहीं पिएगी, लौट जाएगी। उसके साथ मैं भी चली। सौदामनी भी तेजी से निकल गई, मौलसरी के पेड़ की तरफ ही गई, और ब्याह की दुल्हन ने भी एक अजीब परिस्थिति पैदा कर दी। वह उस केले के नीचे ही अचानक बैठ गई और फुक्का फाड़कर रो पड़ी। अरे, तुम लोगों ने मेरा क्यों ये हाल किया? माँ मुझे मार डालेगी। माँ के पीछे पीछे दौड़ पड़े, इसकी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि दुल्हा से गांठ बंधी थी। अमोघ अटूट बंधन, जिसकी क्षमता का क्षेत्र क्या तो अनंत काल के उस पार तक फैला है। सारे पश्चिम आकाश में लाल का समारोह। वही लाल मैदान, तालाब, पेड़ पौधों में फैल गया। थके हुए दोनों बैल घास पानी और झुकी हुई बेला की स्निग्ध हवा पाकर चेतन से वे और गाड़ी को गड़गड़ाकर खींच ले चले। गाड़ीवान को कह दिया गया था कि सांझ होते होते ब्राह्मण टोले के इस मैदान को पार करना होगा। उसके बाद अगर चलने में असुविधा हो तो हाट तला में विश्राम किया जाएगा। घोड़ा गाड़ी मिल गई तो मंगल। बहुत दिन पहले रामकली कविराज एक दिन धूल लगे पांव ही इस गांव से विदा हुए थे। आज रामकली कविराज की बाप भक्त बेटी ने बाप का अनुकरण किया। रामकली कविराज के साथ पालकी थी, उनकी बेटी के पास वह नहीं है, इसलिए अनिच्छुक गाड़ीवान को घूस देना पड़ा। बाएं हाथ में इसलिए इस समय सिर्फ शंख की चूड़ी और लोहा है, मगरमुखी सोने की मोटी बाली नहीं है। वही पूंजी थी पास में, हाथ से निकल गई, किंतु कीमत भी कितनी होगी उसकी? सत्य को अनंत काल के बंधन से छुड़ा ले जाने के मुकाबले बहुत ज्यादा। गांव छोड़कर जा रही है सत्य, किंतु छुड़ाकर जाना क्या आसानी से संभव हुआ? नहीं। ऐसा भी होता है? नहीं हुआ। लगभग सारा गांव ही गाड़ी को घेर कर खड़ा हो गया। सब ने उसे रोकने की कोशिश की। सत्य ने उनकी बात नहीं रखी। उसने शांत स्वर में एक ही बात कहा, नाहक ही क्यों तकलीफ कर रही हैं आप सब? यह मुझसे ना होगा, यह बात मैं नहीं रख सकूंगी। अंत में एलोकेशी भी आई, हाथ जोड़ने की अदा से बोली, नहीं रख सकूंगी यानी नहीं रखोगी, यही ना? तो मैं सास होकर तुमको हाथ जोड़ती हूँ। कसूर हो गया, माफ करो बहू, मुझसे गलती हो गई, 1000 बार हुई, यह मैं कबूल करती हूँ। मैं समझ नहीं सकी, लड़की नोबा की नहीं, अकेली तुम्हारी है। नहीं समझा था, इसलिए दादागिरी दिखाकर मैं उसका उपकार करने गई थी। खैर, जो होना सो तो हो ही चुका। ब्याह तो अब लौटने का नहीं। तुम क्यों सारे गांव को दिखाकर यह खिटकल कर रही हो? सत्य स्थिर बैठी थी, अपने को जब्त किए हुए। उसने सिर्फ दूसरी ओर मुंह फेर लिया। और नवकुमार, एलोकेशी का बेटा, वह अपना मान गंवाकर मनाने नहीं आया था। वह नहीं आए ऐसा भी हो सकता है। अंत में वह भी आया। उसने भी प्राय हाथ जोड़कर कहा, जो हो चुका उसका तो उपाय नहीं, फिर क्यों? एलोकेशी ने ना सही, एलोकेशी के बेटे ने से उसने बात की। बोली, उपाय है या नहीं? जीवन के बाकी दिनों बैठकर सिर्फ यही सोचूंगी। जीवन के बाकी दिनों सिर्फ यही सोचोगी तुम? सत्य अपनी पत्थर हुई आंखों से उन दो शुद्ध हताश भिखारी आंखों को देखती रही। देखते देखते कैसे तो एक अनुभूतिहीन स्वर में बोली, जीवन के बाकी दिन क्या बहुत हो गए? बहुतेरा जन्म सोचने पर भी इस चिंता का अंत होगा? इसका उत्तर मिलेगा? नव कुमार ने हताश गले से कहा, तुम्हारी सभी बातों का मतलब मैं कभी भी नहीं समझ सका। यह सब भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एक बात पूछता हूँ, स्वर्ण ही तुम्हारी सर्वस्व है? तुड़ू मुन्ना ये कुछ नहीं। कौन कितना है यह भी तो सोच देखना होगा। मैंने सदा ही देखा, माया ममता तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जिद ही बड़ी है तो भी निहोरा करती हूँ। मेरा मुंह देखकर कम से कम एक बार उस जिद को छोड़ो। मुझे माफ करो। सत्य ने घूंघट को जरा खींच लिया। नव कुमार रुलाई से टूट पड़ा। वह धोती के छोर से आंखें पोंछने लगा। लेकिन सत्य तो सदा की निष्ठुर है, वे अब गुस्से का गुस्सा ही नहीं रहोगे। यह प्रतिज्ञा करने से स्वभाव भी नहीं बदलता है कहीं? सत्य ने इसलिए नव कुमार की आंखों से हटाए बिना ही कहा, 30 साल से तो तुम्हारा ही मुंह देखती आई, अंत में एक बार अपनी और देखने की इच्छा हुई। क्यों?
अपने सुवर्ण को आशीर्वाद नहीं दोगी? सत्य को क्या बिजली मार गई? सत्य की माँ भुवनेश्वरी एक बार ठीक ऐसे ही प्रश्न से बिजली की तरह कांप उठी थी। अपने आखिरी दिन सत्य ने नव कुमार की आंखों पर से आंखें हटा ली, धीरे गले से कहा, सदा के लिए चली जा रही हूँ। विदाई की घड़ी में अब क्यों कटु बात निकलवाना चाहते हो? गाड़ी प्रायः चलने लगी, फिर भी नव कुमार साथ साथ चला। तुम्हारे पिताजी ऐसे विषम व्यक्ति हैं, उन्होंने भी तुमको 8 साल की उम्र में गौरीदान किया था, उसे तो नहीं सोच रही हो? सत्य की उन पत्थर की आंखों में अचानक आग सी लहक उठी। सोच नहीं रही हूँ? किसने कहा तुमसे सोच नहीं रही हूँ? जिंदगी भर सोचती ही तो आ रही हूँ, और अब जाकर बाबूजी से ही इसका उत्तर मांगूंगी। नव कुमार ने गाड़ी के बांस को पकड़ लिया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुड़ू की माँ, यदि तुम कहो कुटुंबों से झगड़ कर मैं तुम्हारी स्वर्ण को तुम्हें वापस ला दूंगा। सत्य सहसा एक काम कर बैठी। इस खुले मैदान में इसके उसके सामने नव कुमार ने जिस हाथ से गाड़ी के बांस को पकड़ा था, उस हाथ को पकड़कर दबाया। पागल जैसे गले से बोली, सच सच कह रही हो? लौटा कर ला दोगे? इस गुड़िया के ब्याह को मिटाकर मेरी स्वर्ण को मुझे लौटा दोगे? सौदा गाड़ी की टप्पर में बैठी थी, चुपचाप ही बैठी थी। अब उसने धीरे से कहा, मिटाना कहने से क्या मिटाया जा सकता है बहू? यह क्या मिटा डालने की चीज है? नारायण को साक्षी रखकर ब्याह। सत्य ने नव कुमार के हाथ को छोड़ दिया। कैसी तो एक किस्म की हंसी हंसकर बोली, सभी ब्याह में नारायण आकर खड़े होते हैं या नहीं? हर गठबंधन जन्म जन्मांतर का बंधन है या नहीं? यह प्रश्न लेकर मैं बाबूजी के पास जा रही हूँ ननद जी। नव कुमार की तरफ ताककर सौदा ने शांत गले से कहा, उस प्रश्न का भी जवाब तो एक जन्म में नहीं मिलेगा। तू अब क्यों देर कर रहा है नींबू? तू घर जा, कामों का पहाड़ पड़ा है। नाहक की कोशिश के लिए देर करके कुटुंबों से विरोध तो नहीं खड़ा करना होगा। नव कुमार ने फिर भी आखिरी कोशिश की। लौटते लौटते भी कहा, कसूरवार मैं हूँ, मुझे सजा देनी है दो। तुड़ी ने तो कोई कसूर नहीं किया, उसका ब्याह नहीं देखोगी? नहीं देखा तो क्या, दूर से ही आशीर्वाद करूंगी। अब साथ नहीं जाया जाता। सारी आरजू मिन्नत ठुकराकर गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। सारी अनुभूतियों का आलोड़न उठा और फट कर वह बाहर निकल पड़ा। जानता था कि बात नहीं रहेगी। किसी का आग्रह रखने की पात्री तुम नहीं हो, मगर मैं कहे देता हूँ, कंधे चढ़ाकर कोई तुम्हें काशी पहुंचाने नहीं जाएगा। आखिरकार हंसते हुए चल देने की राह पाकर सत्य जी गई क्या? उसी लहजे में अपनी परिचित अदा से हंस पड़ी। हाय राम, मैं वह कहूँगी भी क्यों, जबकि सदा के लिए कंधे से तो उतरी ही जा रही हूँ। किसी के कंधे पर सवार हुए बिना अपने ही 2 पाँव के भरोसे माता वसुमती की माटी छुई जा सकती है या नहीं, यह भी तो मेरा एक प्रश्न है। गाड़ीवान गाड़ी को रोक नहीं पा रहा था। बैल आगे बढ़ने को उतावले हो रहे थे। जाते जाते नव कुमार अचानक उछलकर गाड़ी पर आ रहा और शिब्र गले से बोला, इसलिए कहते हैं औरतों की जगह जायदाद नहीं रहनी चाहिए। बाप के दिए कबाले का भरोसा है, इसलिए पति के अन्न को त्याग कर देने की हिम्मत हो रही है। औरतों का इतना साहस अच्छा नहीं। मैं अपने कह देता हूँ, तुम्हारे नसीब में अक्षेष दुख है। पति होकर मैं तुम्हें अभिशाप दे रहा हूँ। यह अभिशाप निरे क्रोध, क्षोभ, हताश, अपमान, लोक लज्जा और अपराध के ख्याल से है। सत्यवती इतना समझ सकती है, इसलिए इतने बड़े अभिशाप से भी वह विचलित नहीं हुई, बल्कि लगभग हंसकर ही बोली, तुम लोग तो अनादिकाल से ही वही देते आ रहे हो। पति होकर, बाप होकर, भाई होकर, बेटा होकर, कुछ नया तो नहीं है। हम सबको जिंदगी ही तो अभिशाप की है। लेकिन तुमने ये कबाले की जो बात कही ना, यह जान लो, उस फटे कागज की मुझे याद भी नहीं है। जब तुमने याद ही दिला दी तो कह दूं, बाबूजी की दी हुई चीज़ों को फेंक देना उनका अपमान है। साधन सरल यदि आदमी बने तो वे उस संपत्ति में से त्रिवेणी में लड़कियों का एक स्कूल खोल दें और उसका नाम रखें भुवनेश्वरी विद्यालय। अच्छा जरा रुको, कहकर सत्य ने आंचल को गले में डाला और पति को प्रणाम करके कहा, सारी जिंदगी मैं तुम्हें बहुत कुछ भला बुरा कहती रही, बहुत ही सताया तुम्हें। यदि बने तो माफ़ कर देना। सौदा ने मीठी डांट बताकर कहा, नींबू घर जा तू, इसके पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं। उस तक तेरी कभी भी पहुंच नहीं हुई और आज भी नहीं होगी। सिर्फ इतना ही कहने को जी चाहता है, मूर्ख ही हो गया था तू। क्या ममता नाम की चीज़ भी नहीं थी रे तेरे अंदर? माँ की आज्ञा से बेटी को पार करते समय एक बार के लिए भी पत्नी का चेहरा याद नहीं आया? 30 साल तक साथ रहे। अरे पशु पक्षी भी जितने साथ रहते हैं तो माया हो जाती है, क्या तुझे उतनी भी नहीं हुई? नव कुमार ने दीप्त कंठ से कहा, तुम यह कह रही हो सौदा दी, उसकी मुझे याद नहीं आई? मेरी हालत समझ रही हो? 10 के चक्र से भगवान भूत। नींबू तो उतर जा, बेटी दामाद अभी भी घर में है। कुटुंब बिगड़े बैठे हैं, बहुत सारे काम कर्तव्य पड़े, वहाँ गए बिना नहीं चलेगा। बिटिया की सोच,
बिटिया की? मैं तो बिटिया की ही सोचू हूँ। नवकुमार पागल जैसा करने लगा। स्नेहमयी जननी उसकी छाती पर मुंगेरी की मार मार आई है। यह तो नहीं सोच रही है वह बेचारी वही जो काठ होकर खड़ी रही और माँ ने उसकी तरफ ताका तक नहीं, छिटक कर चली आई। छाती नहीं फट गई उसकी? उस बेचारी का तो कोई दोष है नहीं। सत्यवती अब भी कुछ नहीं बोली। वह टप्पर के बांस से सिर टिकाकर आंखें बंद किए बैठी रही। सौदा ने अब की दृढ़ होकर कहा, निम्बू उतरता है तू? नवकुमार उतर पड़ा। धोती के छोर से आंखें पहुंचते हुए पीछे की ओर बिना ताके वह हनमनाता हुआ चला गया। गाड़ी बढ़ती गई। मैदान पार करके हाटतला आ ही पहुंची। करीब करीब यह घोड़ा गाड़ी मिलेगी। सरल उसका इंतजाम करेगा। माँ से खींचकर साधन साथ नहीं आया। बाबूजी ने जितना ही ग्रहित काम किया है किया हो, चाहे माँ का यह बेशरम रवैया उसके लिए उससे भी असहनीय था। बैलगाड़ी की मियाद पूरी हो चली, इसलिए आसमान की ओर से आंखें फिराने की इच्छा नहीं हो रही। सारे पश्चिम आकाश में लाल सोना बिखरा। आकाश के उस पार क्या वास्तव में दूसरी कोई दुनिया है? वहाँ लोगों को ने किसी की चिता जलाई है या उसी की लाल लपट है क्या? या कि आग की लपट नहीं है, रंग है केवल। वहाँ की किसी नवेली बहू ने डूबती धूप में अपनी लाल साड़ी पसार दी है। सौदा ने एक विश्वास छोड़कर कहा, ब्याह हो गया इसलिए सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी बहू। स्वर्ण को तो तुम सदा के लिए छोड़कर चली जाओगी। तुम भी तो ब्याह के बाद ही इतनी बड़ी हुई हो। सत्य ने सौदा के मुंह की तरफ ताक कर देखा। उत्तर दिए बिना ही नहीं रह गया। धीरे से बोली, मैं तो कितनी बड़ी हुई ननद जी, उसका प्रमाण तो देख ही रही हूँ। यह तो आदमी की विश्वासघातकता है बहू, इसके विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन स्वर्ण को गढ़ने की तो तुम्हें बड़ी आशा थी। सत्य ने आसमान की ओर नजर डाली। वहां क्या स्वर्ण का मुखड़ा ही ढूंढने लगी? स्वर्ण को देख पाई जब ही ऐसी अभिभूत सी बोली, स्वर्ण यदि आदमी बनने का माल मसाला लेकर पैदा हुई होगी ननद जी, तो आदमी बनेगी। अपने बल पर ही बनेगी। अपनी माँ को समझेगी, नहीं तो अपने बाप की ही तरह सोचेगी कि उसकी माँ बड़ी निर्दयी है। इस चिंता को रोक सकूं, मेरे पास ऐसा उपाय नहीं। लेकिन बहू, तुम्हारे बाबूजी तो संसार त्याग कर काशीवासी हुए। उन पर अशांति का यह भूत चढ़ाने क्या उचित होगा तुम्हारे लिए? सत्य मानो अब अपने खास लहजे में लौट आई। अपने ही ढंग से बोली, नहीं ननद जी, ऐसा अन्याय मैं करने ही क्यों लगी? बाबूजी का बोझा क्यों बनूंगी? उसके बाद जरा हंसकर बोली, बहुत दिन पहले जब स्वर्ण पैदा नहीं हुई थी, पाठशाला खुलकर पढ़ाने का खेल खेला करती थी। याद है ना ननद जी? अब फिर देखूंगी यह खेल भूल गई हूँ या याद है? एक स्त्री का रोटी कपड़ा उससे नहीं चल जाएगा। अपना पेट आप ही चलाएगी बहू। यही सास करके घर छोड़ रही है। सौदा ने एक उसास ली। ऐसा नाता नहीं है कि तुम्हारे पैरों की धूल लूं, लेकिन लेने को जी चाहता है। लेकिन तुमने तो उस समय कहा काशी। हाँ, काशी ही जाऊंगी बाबूजी के पास। जीवन भर बहुतेरे सवाल संजो कर रखे हैं, पहले उन सब का उत्तर पूछने जाऊंगी। अचानक सन्नाटा उतर आया। गाड़ी धीरे धीरे हाटतला पहुंचकर रुक गई। बैलगाड़ी का रास्ता समाप्त हो गया और यही प्रथम प्रतिश्रुति उपन्यास समाप्त होता है। अगर इसके बाद का भाग आप सुनना चाहते हैं तो स्वर्णलता ऑलरेडी सारे पार्ट्स अपलोडेड है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।